नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है पॉलीमर्स का। पॉलीमर के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी से आपकी परीक्षा में आएंगे। जूनियर सुपरटेट की परीक्षा के लिए तो सिलेबस में है, जीएस में भी है और साइंस के पोर्शन में तो पूरा पॉलीमर है ही। और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस में हम लगातार पिछली बार क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पीसीएस आरओ में दोनों में इसके क्वेश्चन देखे हैं। ईजी क्वेश्चन कंसीडर होते हैं ये कई बार हमसे, लेकिन इसमें छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं। इसका एक बुलेट प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत बार इवन पीसीएस ने भी उसको रिव्यू किया था दोबारा। ठीक है, तो चलिए पॉलीमर के ऊपर देखते हैं। और ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। पॉलीमर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बहुलक बोलते हैं। बहु मतलब खूब सारे, है ना। यहाँ से चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे। एक ऐसी कड़ी, मतलब जैसे कि आप लोगों ने चैन देखी है कोई, उसमें एक जैसी आकृति की कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं और एक फिर वो एक बड़ी चैन में कन्वर्ट हो जाती हैं। चाहे वो जानवर को बांधने वाली चैन देखिए, चाहे अपने को पहनने वाली चैन देखिए, है ना। एक पैटर्न होती है, वैसे ही पॉलीमर होता है। और इसके यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में जम के करते हैं, खूब करते हैं। तो क्या है ये, इसके यूजेस करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कुछ छोटे एक जैसे स्वरूप के, एक जैसे नेचर के जो खूब सारे छोटे छोटे एकलक, जैसे ये बहुलक है ना, ये कैसे बनता है, जब खूब सारे एकलक, जिसको हम हिंदी में मोनोमर बोलते हैं, है ना। तो खूब सारे मोनोमर आपस में मिल जाते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है। पॉली मतलब खूब, मोनो मतलब सिंगल, दैट्स ऑल, है ना। तो जब द प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग मॉलिमर मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर एक पूरी केमिकल चेन बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन करके एक बड़ी सी केमिकल चेन या आकृति बना देते हैं, 3D आकृति बना देते हैं, है ना। 3D नेटवर्क आपस में बना देते हैं, तो उस चीज को पॉलीमर कहा जाता है। खूब सारे पॉलीमर्स हैं हमारे नेचर में, प्रकृति ने भी दिए हैं और इंसानों ने भी बनाए हैं। इसीलिए पॉलीमर्स को या बहुलकों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर्स और एक जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल, जिसे हम कह सकते हैं, या हाँ मानव निर्मित ही कहेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम उसके ऊपर पहुंचते हैं। कुछ नेचुरल पॉलीमर्स हैं जिनसे, जो कि हमको प्रकृति में देती है और उनसे चीज़ों का निर्माण होता है। सबसे मेन है इसमें नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़, है ना। जो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों से जो इसका रस निकलता है, फिर वो प्राकृतिक रबड़ कन्वर्ट होता है, फिर इसमें सल्फर को मिलाते हैं, वल्कनाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसको रबड़ इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से यूज़ होता है। तो नेचुरल रबड़ ये क्या है, पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आता बताऊंगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है या इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो पहले तो नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स को अलग कर लेते हैं। तो ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। जब खूब सारे अमीनो एसिड्स, है ना, मिलते हैं तो प्रोटीन डेवलप हो जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के एक तरह से, जैसे कि ईंटों के रूप में, जैसे ईंटें एक मकान में जो असर दिखाती हैं, जो रोल ईंटों का मकान में होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, वैसे ही प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और इसके मोनोमर क्या होते हैं, अमीनो एसिड। नेचुरल रबड़ का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। मतलब जब खूब सारे आइसोप्रीन मिलेंगे तो नेचुरल रबड़ बनेगा, जब खूब सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। अगला है काइटिन, बहुत फेमस है ये भी। काइटिन आप लोगों को देख लीजिए, काइटिन का जो मोनोमर है, पहले ये देख लो, एन एसिटाइल अमीनो ग्लूकोज। ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है ना। आप कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये भी देखेंगे। फिर है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए यही होते हैं जो, है ना। इसका मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, जिसको हम आरएनए या डीएनए के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद है स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का बड़ा रूप, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब इसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही स्टार्च बनता है, C6H12O6। सेलुलोज बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे जो कोशिका है उसकी वॉल भी सेलुलोज से आपको देखने को मिलेगी, ग्लूकोज से बना हुआ है। इसका मोनोमर भी ग्लूकोज से है। ग्लाइकोजन ये भी ग्लूकोज से है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे, अच्छा देखिए सिल्क भी एक नेचुरल पॉलीमर की तरह ही काम करता है। अब हमारे कुछ हो गए हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर। पहले तो यही देख लेते हैं, मानव निर्मित। ये आप लोगों ने खूब सुने होंगे, नाम से दिख रहा होगा, पॉलीइथाइलीन, या खूब भाषा में पॉलीथीन, पन्नी, सिंपल, प्लास्टिक बैग, टॉफी के रैपर्स, बॉटल्स, सभी तो कुछ है प्लास्टिक। जीवन ही प्लास्टिक में हो गया। मतलब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ प्लास्टिक ही मिलेगी, हर दूसरी तीसरी चीज़, है ना। वो एक्चुअली से बोलते हैं पॉलीइथाइलीन, है ना। फिर शॉर्ट फॉर्म में उसे पॉलीथीन बोलते हैं। तो इसका मोनोमर क्या होता है, इथाइलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हम लोग
खूब सारे इथाइलिन आपस में मिल जाते हैं तो वो पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। तो पॉलीथीन क्या हो गया? आर्टिफिशियल मोनोमर जो इंसानों ने बनाए हैं। दूसरा टेफ्लॉन, खूब 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 सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया टेफ्लॉन। इसको हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, नॉन स्टिकी कुकवेयर, खाना चिपकेगा नहीं। टेफ्लॉन कोटिंग युक्त ऐड आती ना, वही टेफ्लॉन। इसको अगर कोट कर देते हैं तो नॉन स्टिकी होता है ना, इस पर कोई चीज़ चिपकती नहीं है, इस पर कोरोजन नहीं लगता है। इसके साथ साथ ये कई सारे केमिकल को स्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ऊपर लेयरिंग करके, सो दैट क्योंकि रिएक्ट नहीं करता, नॉन कोरोसिव होता है, जंग नहीं लग सकता इससे, नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्शन नहीं हो सकता इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई टेफ्लॉन तो, ठीक है। ज़्यादातर हमारे जो कुकिंग वेयर्स होते हैं, जो घर के किचन के सामान होते हैं ना, उसमें टेफ्लॉन कोटिंग होती है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते ना, PVC जो पाइप, तराई वाली पाइप, PVC, नरम प्लास्टिक जो दिखेगा आपको, नरम सा प्लास्टिक PVC, या कठोर प्लास्टिक में जूते, है ना, PVC। और इसका मोनोमर क्या होता है बच्चे? विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल। देखो PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड को अलग कर दो, ये मोनोमर है। जब खूब सारे विनाइल मिल गए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के नाम से। बिजली की तारों के ऊपर जो लेयरिंग होती है वो रबड़ की, वो PVC वही होता है ना। तो ये इंसुलेशन के रूप में भी काम करती है, लेकिन हेल्थ हैजार्ड बहुत होते हैं, नुकसानदायक होती है बहुत ज़्यादा ये। खैर ये प्लास्टिक पूरा ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। इसके बाद नियोप्रीन, जिसका पॉलीमर होता है क्लोरोप्रीन। खूब सारे क्लोरोप्रीन मिलके नियोप्रीन का निर्माण करते हैं। फिर पॉलीप्रोपिलीन, जिसका मोनोमर है प्रोपिलीन, ठीक। ये वो क्वेश्चन है, ये वो पॉलीमर्स मैं करा रहा हूँ जो पेपर में सीधे पूछे गए, इससे बाहर पॉलीमर ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद नायलॉन भी होता है, ठीक है। अब देखिए, इनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में छांटेंगे। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या होते हैं? बायो मतलब जैविक, डिग्रेडेबल मतलब वो पदार्थ जो नष्ट हो सके, वो पदार्थ जो वातावरण में नष्ट हो जाए, है ना, जैविक रूप से जो नष्ट हो जाए। तो जितने प्राकृतिक हमारे बहुलक हैं वो वातावरण में नष्ट हो जाते हैं, है ना, प्राकृतिक रूप से डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, नुकसान इतने हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो मैन मेड होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए तो खतरनाक है, इसीलिए तो प्लास्टिक के यूज़ को बैन किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा तक। ये जो भी मैन मेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये सब PVC हो गया, प्लास्टिक। एक पॉलीथीन की थैली हज़ारों साल लेती है ख़त्म होने में, एक प्लास्टिक की बोतल ख़त्म होने में, नष्ट होने में हज़ारों साल ले सकती है, जल्दी नष्ट ही नहीं होते ये लोग। बड़े बड़े नालों में, समुद्रों में आप देखो क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है इन्हीं की वजह से, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जितने मैन मेड पॉलीमर्स हैं वो मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और जो नेचुरल हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अंदाजा लगा लेना है। इनके आते हैं यूजेस। नेचुरल रबड़, ये तो रबड़ इंडस्ट्री में आपको पता ही है, खूब 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 यूज़ होती है प्राकृतिक रबड़। फिर प्रोटीन का यूज़ कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है प्रोटीन का यूज़। उसके बाद बालों के निर्माण में है, उसके बाद हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में यूज़ होते हैं। फिर जो ऊन वगैरह जो है ना, सिल्क वगैरह, ये सब प्रोटीन ही होता है। उसके बाद काइटिन बता दिया, जितने भी केकड़े वगैरह हो गए, इंसेक्ट्स, कीड़े मकड़ियाँ, इनका जो बाहरी आवरण होता है ना, कठोर आवरण, वो काइटिन का ही बना हुआ होता है। एक्सोस्केलेटन इससे मिलते हैं ये, ठीक है। फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन के यूज़ तो बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। कहाँ पॉलीथीन यूज़ नहीं होती है? प्लास्टिक हमारे पढ़ाई लिखाई, जन्म से लेकर मरण तक हर जगह पॉलीथीन यूज़ होती है। जो भी प्लास्टिक बैग वगैरह आप देखते हैं, सब्जी लेने से लेके खाने के पदार्थ उसमें पैक होके आते हैं, है ना, ये छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, ठीक है। फिर टेफ्लॉन का मैंने बता दिया। नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं, अनरिएक्टिव और हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो इसलिए बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को पैक करके रखने के भी काम ये आता है। इसके बाद PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे बताया था, बिजली की तारों पे यूज़ होता है, पाइपों में यूज़ होता है, जूते बनते हैं इंसुलेशन के काम में, वही बिजली की तारों के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के रूप में यूज़ होता है, गारमेंट्स के इंडस्ट्री में यूज़ होता है, गारमेंट्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग्स में यूज़ होता है इंसुलेशन के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद इसके हेल्थ हज़ार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हेल्थ हज़ार्ड इसके होंगे। इसके बाद नियोप्रीन, पाइप में, हमारे बेल्ट के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा मिलता है इसको सिंथेटिक रबड़ के रूप में यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक रबड़ भी इसको आप बोल सकते हो, किसको? नियोप्रीन को। डन है। इस तरह से क्रिस्प और क्लियर, छोटा लेक्चर, बहुत कम दिखा होगा आप लोगों ने पॉलीमर के ऊपर। अब देखो पॉलीप्रोपाइलीन, हीट रेजिस्टेंट होता है ये।
हीट को पास नहीं करने देता है ना, तो इसलिए थर्मस फ्लास्क वगैरह के और अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अब जो अच्छा 2 तरह के प्लास्टिक भी इसमें देख लेते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक वो होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं या उनको रीशेप कर सकते हैं, है ना, जो लगा लो कि रीप्रोसेस हो सकते हैं, है ना, उनसे हम एक बार यूज़ करने के बाद उनको दोबारा रिसाइकल करके कुछ और चीज़ बना सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, जो टूट जाएंगे, मतलब रीयूज़ जिनको नहीं कर सकते, ठीक है ना, जैसे कि टीवी की कैबिनेट्स हो गई, बैकलाइट्स जो होते हैं एक प्रकार से रीयूज़ वो नहीं हो सकते, पीवीसी वगैरह रीयूज़ हो जाती है। तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग खैर इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फिर पॉलीअमाइड के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में तो काफ़ी पूछा गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पॉलीअमाइड्स की या केवलार, इन्हीं तत्वों की बनती है, इन्हीं पॉलीमर्स की बनती है। बुलेट प्रूफ जैकेटें हो गई। अब बुलेट प्रूफ खिड़कियों विंडो की बात अगर करें तो पॉलीयूरेथीन, पॉलीयूरेथीन ये इंपॉर्टेंट है, पॉलीयूरेथीन, ठीक है, इसको ध्यान देना है, ये पेपर में खूब पूछा गया है। ग्लिप्टल पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है ये पॉलीमर, ग्लिप्टल। बैकेलाइट ये इससे फिनॉल बनता है। इसके बाद जो टीवी की कैबिनेट्स होती हैं वो भी इससे बनती हैं, ठीक है। बैकेलाइट बेसिकली बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। जब आप फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन करेंगे तो आपका बैकेलाइट बनता है। इसके बाद भी इसके कुछ क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ये पीडीएफ वही डाल रहा हूँ और क्वेश्चंस डेली बेसिस वहाँ पढ़ते हैं। साथ साथ ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से एमकृति ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।